एक देश एक चुनाव की तरफ मोदी सरकार ने बुधवार को एक बड़ा कदम बढ़ाया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई बुधवार को और उसमें रामनाथ कोविंद कमेटी रिपोर्ट को मंजूर कर लिया गया, उसे हरी झंडी दे दी गई। ये रिपोर्ट एक देश एक चुनाव के बारे में है और इसलिए उसके बाद कैबिनेट के इस फैसले के बाद एक नई बहस छिड़ गई है देश में और कई सवाल भी हैं लोगों के मन में। एक सवाल तो ये है कि आखिर एक देश एक चुनाव का मतलब क्या हुआ, साइमल्टेनियस पोल्स का क्या मतलब हुआ। तो अगर हम साधारण शब्दों में कहें, आम बोलचाल की भाषा में कहें तो एक देश एक चुनाव का मतलब ये हुआ कि देश में जितने भी चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, राज्य की विधानसभाओं के चुनाव हो, असेंबली चुनाव हो या फिर नगर पालिका और ग्राम पंचायत के चुनाव हो, ये सभी चुनाव एक साथ हुआ करेंगे। यानी अलग अलग समय पर अब कोई चुनाव नहीं होगा। हर 5 साल पर एक ही बार चुनाव हुआ करेगा और पूरे देश में एक साथ चुनाव हुआ करेंगे। तो साधारण अर्थों में यही मतलब है एक देश एक चुनाव का। अब एक सवाल ये उठता है कि जो ये फैसला लिया गया है और सरकार ने आगे कदम बढ़ाया है, उसके पीछे आखिर तर्क क्या है? क्या इसका फ़ायदा होगा? अगर एक साथ चुनाव होते हैं देश में तो इसका क्या फ़ायदा होगा? कोविंद कमेटी ने ही जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें कई बड़े बड़े फ़ायदे गिनाए हैं और उसी आधार पर ये तर्क दिया है कि एक साथ चुनाव होने चाहिए। सबसे बड़ा तर्क ये दिया है कोविंद कमेटी ने कि एक साथ चुनाव होने से जो खर्च होता है अलग अलग चुनाव पर, उस खर्च में काफ़ी कमी आएगी, क्योंकि बार बार खर्च करने से चुनाव आयोग को खर्च लगता है, राजनीतिक दलों का खर्चा बढ़ता है और जो पूरा जो लॉजिस्टिक्स, जो संसाधन जुटाने का खर्च आता है चुनाव आयोग का, उसमें भी बढ़ोतरी होती है। तो खर्च अगर एक साथ चुनाव होंगे तो कम होंगे, ये कहा है कोविंद कमेटी ने। दूसरा जो बड़ा कारण उन्होंने बताया है कि एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, राजनीति का अस्थिरता आती है अगर हर बार चुनाव होते हैं, अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं। आमतौर पर अमूमन औसतन एक साल में 5 से 6 राज्यों में चुनाव होते हैं। तो कोविंद कमेटी का कहना है कि इससे राजनीतिक अनिश्चितता का माहौल बनता है। ये पता नहीं होता है कि सरकार, जो नई सरकार बनेगी वो कैसी बनेगी, उसकी नीतियाँ कैसी बनेगी रहेगी, क्या उसमें कोई बदलाव आएगा। तो इस अनिश्चितता को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि 5 साल में एक बार सभी चुनाव करवाए जाएं। तीसरा कारण उन्होंने बताया है कि जो प्रशासनिक दक्षता होती है, क्षमता होती है, उसमें बार बार चुनाव जो है एक बड़ा बाधक बनता है और उससे उसका असर पड़ता है कर्मचारियों के कामकाज पर, जिसमें सरकारी कर्मचारी भी होते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के, अर्धसैनिक बलों के जवान होते हैं और वो तमाम लोग जो चुनाव से जुड़ते हैं उन सबके कामकाज पर असर पड़ता है और उसके बाद उसका जो असर है वो एक तरह से हम कह सकते हैं सरकार के कामकाज पर पड़ता है। और एक जो बड़ा कारण गिनाया है कोविंद कमेटी ने, उन्होंने कहा है कि जो मतदाताओं की उदासीनता है वो बढ़ती जाती है अगर बार बार चुनाव होता है, उनमें एक थकान सी आती है और इसलिए हम देखते हैं कि चुनाव में जो भागीदारी है लोगों की, जो चुनाव में मतदान प्रतिशत है वो ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है। तो अगर एक साथ चुनाव होंगे तो मतदाताओं की उदासीनता नहीं रहेगी, वो ज़्यादा उत्साह से उसमें भाग लेंगे और एक राष्ट्रीय एकता का भी संदेश जाएगा और उसकी भावना भी लोगों में आएगी अगर एक साथ चुनाव होते हैं। तो कई कारण बताए हैं कोविंद कमेटी ने देश में एक साथ चुनाव करवाने के पीछे। एक मन में सबके सवाल ज़रूर है कि अब आगे क्या होगा। कोविंद कमेटी की सिफारिशें तो मान ली गई, लेकिन अब आगे क्या होगा। अब सरकार ने कहा है कि इस पर और ज़्यादा बहस की ज़रूरत है। कोविंद कमेटी ने कहा है कि इसका जो उन्होंने सुझाव दिए हैं उसके क्रियान्वयन के लिए एक इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप बनाए सरकार। तो उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में एक इस तरह का ग्रुप भी बनाया जाएगा। सरकार के स्तर पर भी सभी पार्टियों से बातचीत करने के लिए 3 मंत्रियों की एक टीम बनाई गई है एक तरीके से, जिनमें राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, उसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, इन तीनों को खासकर उन दलों से बातचीत करने की जिम्मेदारी दी गई है जो इसके खिलाफ हैं, इस कदम के खिलाफ है सरकार के। तो वो बातचीत एक तरफ चलेगी, बहस चर्चा शुरू होगी और फिर आगे जाकर सरकार ने कहा है कि
कि उस चर्चा के आधार पर सरकार संसद में संविधान संशोधन के लिए बिल लाएगी, क्योंकि जो सुझाव दिए गए हैं, जो सिफारिशें की गई हैं, उनको लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत पड़ेगी। और इसलिए फिर उस संविधान संशोधन बिल जो है वो संसद के दोनों सदनों में लाया जाएगा और उसे पारित करवाया जाएगा। तो अगला कदम अब सरकार का यही रहने वाला है। चर्चा शुरू होगी सभी पॉलिटिकल पार्टी से, और चर्चा के बाद संविधान संशोधन के लिए बिल लाया जाएगा। इस जो एक देश एक चुनाव का जो की अवधारणा है उसके क्रियान्वयन के लिए। सबसे बड़ा जो कौतूहल का विषय है लोगों के मन में, और सवाल भी है कि आखिर ये जो परिकल्पना है एक देश एक चुनाव की, वो ज़मीन पर कब उतरेगी, कब वो साल वो दिन होगा जब देश में सभी चुनाव एक साथ करवाए जाएंगे। और जब से ये शुरू होगा तो जो जिन विधानसभाओं का कार्यकाल बचा रहेगा उनका क्या होगा। कोविंद कमेटी ने जो सिफारिश दी है एक बहुत ही तकनीकी सिफारिश दी है, और अगर हम उसको उदाहरण के तौर पर हम आपको समझाएं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो 2029 का जो अगला चुनाव होगा लोकसभा का, हम ये मानकर चल रहे हैं, तो चुनाव के बाद जो नई लोकसभा गठित होगी उसकी जो पहली बैठक होगी उस दिन राष्ट्रपति एक नोटिफिकेशन जारी करेंगी, और उस दिन से जो एक देश एक चुनाव का जो नया कानून है वो लागू होगा, और उसे अपॉइंटेड डेट नाम दिया जाएगा। उस अपॉइंटेड डेट से, मान लीजिए 2029 में चुनाव अगला होता है, चुनाव के बाद जो लोकसभा गठित होगी उस दिन से जो अगला चुनाव जो 2034 का जो चुनाव होगा, उस बीच में जितने भी विधानसभा के चुनाव होंगे और चुनाव के बाद जो विधानसभा गठित की जाएगी, उन सब का कार्यकाल 2034 में ही खत्म हो जाएगा। भले उनका कार्यकाल कभी तक हो, लेकिन वो कार्यकाल 2034 में ही खत्म मान लिया जाएगा। और इस तरीके से 2034 से लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव है वो एक साथ होने लगेंगे। तो अगर हम कोविद कमेटी की सिफारिशों को माने और सब कुछ अगर उसी तरह से चला, तय कार्यक्रम के हिसाब से चला, और अगर हम ये माने कि सभी चुनाव अपने समय पर होंगे लोकसभा के, तो मुझे लगता है कि जो एक देश एक चुनाव का जो स्कीम है, जो योजना है, वो लागू होने में अभी 8 से 10 साल का वक्त ज़रूर लग सकता है। और संभवतः अगर चुनाव समय पर हुए लोकसभा के, तो 2034 से ये जो एक देश एक चुनाव की परिकल्पना है वो धरातल पर उतर पाएगी। लेकिन लोग एक सवाल बार बार पूछ रहे हैं, और उनका ये जायज़ सवाल भी है कि अगर मान लिया जाए कि देश में एक साथ चुनाव करवाने की परंपरा शुरू भी हो जाए, तो इस बात की क्या गारंटी है, और इस बात को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि फिर से बीच में चुनाव करवाने की नौबत नहीं आए, और बीच में अगर चुनाव होते हैं, मध्यावधि चुनाव होते हैं, तो फिर कैसे विधानसभा और लोकसभा के कार्यकाल को कैसे तय किया जाएगा। तो इसके लिए कोविंद कमेटी ने जो सिफारिश की है, इसके लिए एक उपाय सुझाया है। उसको अगर हम एक उदाहरण से समझें तो जैसे 2024 में अभी लोकसभा के चुनाव हुए, उसका कार्यकाल 2029 तक है, यानी अगला चुनाव 2029 तक होना है तय समय के अनुसार। लेकिन किसी वजह से अगर मान लीजिए 27 में चुनाव करवाने की नौबत आ गई, तो लोकसभा का कार्यकाल फिर भी 2 साल बचा रहेगा। तो 2027 में जो चुनाव होंगे, उसके बाद जो लोकसभा गठित होगी, जो सरकार बनेगी, वो 2029 तक के लिए ही बनेगी। यानी 2029 में फिर से चुनाव होंगे 5 साल के लिए। तो बाकी विधानसभाओं के लिए भी यही नियम लागू किया जाएगा। विधानसभाओं में भी अगर 2024 में जिन अगर राज्यों में एक साथ चुनाव होते हैं और बीच में चुनाव करवाने की नौबत आती है, तो उसका कार्यकाल भी 2029 तक होगा। यानी विधानसभाओं का कार्यकाल भी लोकसभा के कार्यकाल के साथ जोड़ दिया जाएगा। तो इस तरीके से एक तरह से हम कह सकते हैं कि टेन्योर को फिक्स किए जाने का प्रावधान है। दूसरे तरीके से इसको फिक्स करने का सुझाव दिया है कोविंद कमेटी ने। एक देश एक चुनाव का विरोध करने वाली पार्टियां और लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग
एक साथ कुछ राज्यों के चुनाव नहीं करवा पा रहा है, तो फिर इतने बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय चुनाव, लोकसभा का चुनाव और बाकी राज्यों का चुनाव एक साथ कैसे करवा सकता है। और इसके लिए चुनाव आयोग को कितने संसाधन की ज़रूरत पड़ेगी, अभी अभी उसके पास कितने ईवीएम मशीनें हैं और कितनी मशीनों की और ज़रूरत पड़ेगी। पिछले साल कानून मंत्रालय ने एक देश एक चुनाव के मद्देनज़र चुनाव आयोग से इसी तरह की जानकारियां मांगी थी। तो चुनाव आयोग ने जो जानकारी दी कानून मंत्रालय को और जो अपना अनुमान बताया, उससे इन सवालों का काफ़ी हद तक जवाब मिल जाता है। अभी चुनाव आयोग के पास करीब 20 लाख के आसपास ईवीएम मशीनें हैं और आयोग का कहना है कि अगर एक साथ चुनाव करवाया जाता है तो करीब करीब 35 लाख से ज़्यादा ईवीएम मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी। और पूरा आंकड़ा चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय के पास भेजा है। ईवीएम मशीन जो होता है उसका एक सेट जो होता है उसमें 3 चीज़ें शामिल होती हैं। पहला होता है कंट्रोल यूनिट, जिसको सीयू बोलते हैं, वो मतदान अधिकारी के पास होता है। दूसरा बैलेट यूनिट होता है, जिससे हम और आप मतदाता के तौर पर बटन दबाते हैं जिस मशीन पर। और एक होता है वीवीपैट मशीन, जिस पर वोटिंग करने के बाद वो पर्ची निकलती है। तो 3 चीज़ों को मिलाकर ईवीएम मशीन का सेट होता है, जो अभी 20 लाख के आसपास है। और अनुमान लगाया है चुनाव आयोग ने कि अगर एक साथ चुनाव होता है तो 35 लाख से ज़्यादा ईवीएम मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर खर्च का अनुमान करें ईवीएम मशीनों का और ईवीएम मशीनों को जो रखा जाएगा, रख रखाव पर जो खर्च आएगा, तो चुनाव आयोग ने एक एस्टीमेट दिया था कानून मंत्रालय को कि हर 15 साल पर चुनाव आयोग को 10,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा ईवीएम मशीनों की, नई ईवीएम मशीनों की खरीद में लगाया जाएगा। क्योंकि एक जो ईवीएम मशीन का सेट होता है उसका जो लाइफ स्पैन है, जो जीवन काल है, वो 15 साल का होता है। यानी अगर एक साथ चुनाव करवाए जाएँ तो एक ईवीएम मशीन से 3 चुनाव करवाए जा सकते हैं। तो चुनाव आयोग ने जो एक अनुमान बताया है उससे काफ़ी हद तक इन सवालों का जवाब मिल जाता है। अगर हम देखें दुनिया भर में क्या स्थिति है चुनावों की, अलग अलग देशों में वहाँ कितनी बार चुनाव होता है, क्या राज्यों के चुनाव अलग होते हैं, संघीय चुनाव जो सेंट्रल जो पार्लियामेंट के लिए चुनाव होता है वो अलग होता है, तो आप देखेंगे कि इस तरह का कोई आंकड़ा तो उपलब्ध नहीं है। क्योंकि उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहाँ पर लोकतंत्र है ही नहीं, तो वहाँ तो चुनाव की नौबत आती ही नहीं है, वहाँ चुनाव होती ही नहीं है। लेकिन जो बड़े बड़े लोकतंत्र है, जो सबसे पुराना लोकतंत्र माना जाता है अमेरिका का लोकतंत्र, आधुनिक लोकतंत्र का जो जनक माना जाता है अमेरिका, वहाँ पर अगर हम देखें तो केवल एक बार 4 साल में राष्ट्रपति के लिए चुनाव होता है। राज्यों के लिए अलग वहाँ पर कोई चुनाव नहीं होता। इसी तरह यूके में अगर देखें तो वहाँ भी एक बार चुनाव होता है, वहाँ भी राज्यों के चुनाव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसी तरह से जो बड़े बड़े लोकतंत्र हैं दुनिया भर के, वहाँ आमतौर पर एक ही बार चुनाव होता है, जो तय समय होता है उनके पार्लियामेंट का, उसका कार्यकाल खत्म होने के बाद ही चुनाव होता है। बीच बीच में प्रधानमंत्री ज़रूर बदलते हैं कई देशों में, लेकिन पार्लियामेंट का जो चुनाव है वो उसके तय समय के बाद ही होता है। उसके लिए अलग अलग नियम कानून हर देश में बनाया गया है ताकि संसद का जो कार्यकाल है उसे फिक्स किया जा सके। तो ब्रॉडली बड़े बड़े जो लोकतंत्र हैं उसमें अमूमन एक ही बार चुनाव होता है, तय जो उसका कार्यकाल है वो खत्म होने के बाद चुनाव होता है। राज्यों में अलग से चुनाव होने का प्रावधान नहीं है। चुनाव आयोग ने एक साथ चुनाव करवाने के पीछे कई कारण बताए हैं, जैसा मैंने बताया, लेकिन एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि आखिर कितने चुनाव हो रहे हैं हर साल देश में, और पिछले 15 सालों में या 10 सालों में कितने चुनाव हुए हैं, और आने वाले सालों में कितने चुनाव होंगे। अगर हम 2009 से 2024 की बात करें, यानी 15 सालों का एक ब्रैकेट लें, तो हम देखेंगे कि इस दौरान 4 बार लोकसभा के चुनाव हुए, लेकिन 90 से ज़्यादा बार राज्य की विधानसभाओं के चुनाव हुए। यानी औसतन अगर हम देखें तो हर साल 5 से 6 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस पैमाने पर चुनाव देश में होता है। अलग अलग समय पर देश के किसी न किसी राज्य में चुनाव होता रहता है, वहाँ पर आदर्श चुनाव संहिता लगानी पड़ती है, और इसी तरह से हर साल 5 से 6 राज्यों में चुनाव होता है, और बीच बीच में लोकसभा के चुनाव भी होते हैं। इसमें वो मैंने उन चुनावों को नहीं जोड़ा है जो बाई इलेक्शंस होते हैं, उपचुनाव कई जगहों पर होते हैं, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो,
हो, उसको अगर जोड़ लें तो तब तो चुनाव की संख्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे ही आगे आने वाले सालों में भी इसी तरह के चुनाव होंगे, क्योंकि 5-5 साल पर लोकसभा के और राज्यों की विधानसभा के चुनाव होते हैं। तो पिछले 15 सालों में 90 से ज़्यादा बार विधानसभा के चुनाव हुए हैं, यानी औसतन हर साल 6 चुनाव किसी न किसी राज्य में होते आए हैं। जैसे ही बुधवार को ये खबर आई कि केंद्रीय कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव की दिशा में कदम बढ़ाया है, कोविंद कमेटी की रिपोर्ट मान ली है, उसे मंजूर कर लिया है, तो उसके तुरंत बाद ही ताबड़तोड़ सभी पार्टियों के जो रिएक्शंस हैं, जो प्रतिक्रियाएं हैं, वो आने लगी। इसके अलावा जितने भी वाम दल हैं, इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल हो, समाजवादी पार्टी हो, डीएमके हो, और जितनी छोटी छोटी पार्टियां हैं, उन सब ने इसका विरोध किया। लेकिन समर्थन करने वालों में सबसे आगे जाहिर है बीजेपी रही, सत्तारूढ़ पार्टी। प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, और बीजेपी के लिए और मोदी सरकार के लिए एक राहत की बात रही कि तमाम कई अन्य मुद्दों पर उसकी मुखालफत करने वाले, विरोध करने वाले, उसकी सहयोगी पार्टियां इस मुद्दे पर बिल्कुल डट कर उसके साथ खड़ी है। उसने उसके समर्थन का ऐलान किया है, चाहे वो चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी हो, नीतीश कुमार की जेडीयू हो, जीतन राम मांझी की पार्टी हो, तेलुगु देशम हो, जितने भी सहयोगी पार्टियां हैं बीजेपी की, वो इसके समर्थन में आई हैं। कुछ पार्टियां अभी हाशिए पर हैं, वो अभी अपना पत्ता नहीं खोलना चाहती हैं, और कुछ पार्टियों ने खुलकर इसका विरोध किया है। लेकिन कई ऐसी पार्टियां हैं जो अभी भी जो सत्ता से बाहर हैं, वो इसके समर्थन में हैं, और कुछ पार्टियों ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, अभी इस पर कोई फैसला नहीं किया है। जो दल पहले से इसका विरोध कर रहे थे, उसमें सबसे पहले आगे आई कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सबसे पहले इसका विरोध किया और कहा कि ये एक अव्यवहारिक, इम्प्रैक्टिकल सुझाव है, जो संविधान के खिलाफ है और संघीय ढांचे के खिलाफ है। और उन्होंने आरोप लगाया कि जो अभी चुनाव हो रहे हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर में, और आगे जो चुनाव होने हैं, उसमें उन चुनावों में मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ने यह नया शिगुफा छोड़ा है और नया प्रस्ताव लेकर आई है। इसके अलावा जो तृणमूल कांग्रेस है, ममता बनर्जी की पार्टी, उसने पहले भी इसका विरोध किया था, कमेटी को भी अपना विरोध जताया था, और इस फैसले के बाद भी फिर से एक बार उन्होंने बयान दिया कि वो इसके खिलाफ हैं, इसके ये संविधान के खिलाफ है और इसलिए ये नहीं होना चाहिए।